दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम शुड के सभी प्रकार के प्रयोगों को सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइटल में दिया हुआ है यूसेजेस ऑफ शुड। कई प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है अथवा किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये लेसन तैयार किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रयोग जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं शुड के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है एडवाइज। तो इसका मतलब यह है कि शुड का सामान्य तौर पर जो प्रयोग होता है वो किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वी शुड वेक अप टाइमली, हमें समय पर उठना चाहिए, हम स्वयं को एक सलाह दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसे प्रारंभ में लिखते हैं, आई, यू, वी, दे, वी या किसी व्यक्ति का नाम, उसको शुरू में लिखते हैं। उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात जो भी काम करना चाहिए हम बोल रहे हैं उस काम के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वेकअप शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके बाद के जो शब्द हैं उसके पश्चात आ जाएंगे। तो वी शुड वेकअप टाइमली का मतलब हमें समय पर उठना चाहिए। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं नोबडी शुड वेस्ट टाइम, किसी को समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। थर्ड सेंटेंस यू शुड नॉट मिसबिहेव विथ एनीवन, इसमें हमने शुड के बाद नॉट का प्रयोग किया है। तुम्हें किसी से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए या तुम्हें किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नॉट का प्रयोग करें अथवा नहीं करें, बट एक बात ध्यान रखें कि शुड के बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो ये तो हो गया इसका पहला यूज़ जहाँ पे हम एडवाइस बताना चाहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा। अगर नकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं तो शुड के बाद नॉट का प्रयोग करना है और उसके पश्चात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाकी और भी अगर शब्द हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे। नेक्स्ट यूज़ आप देख सकते हैं, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, जल का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये कि इसमें बी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है शुड के बाद, और बी के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेस्ट नहीं वेस्टेड, ये हम बोल रहे हैं। तो जिससे प्रारंभ हो रहा है वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है, उस पर काम किया जा रहा है, ये हम बता रहे हैं। जल का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हम वाटर शब्द से स्टार्ट कर रहे हैं। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अगर सेंटेंस होता कि हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तो क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। लेकिन इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें केवल ये बताया जा रहा है किस चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। इसी संबंध में कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। फुलिश पीपल शुड नॉट बी इलेक्टेड इन एनी इलेक्शन। किसी भी प्रकार के चुनाव में मूर्ख किस्म के जो लोग होते हैं उनका चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। तो किनका चुनाव नहीं किया जाना चाहिए, उसी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम शुड अथवा शुड नॉट के बाद बी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखना है अपने को। स्मार्टफोन शुड नॉट बी गिवन टू इमेच्योर पीपल। जो अपरिपक्व लोग हैं उन्हें स्मार्टफोन नहीं दिया जाना चाहिए। कौन देगा उसकी बात नहीं हो रही, क्या नहीं दिया जाना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है, और किसको नहीं दिया जाना चाहिए मतलब केवल ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है। इसमें भी सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस में हम शुड के साथ बी का और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। और इसी संदर्भ में एक लास्ट सेंटेंस है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड शुड नॉट बी सपोर्टेड और एंड प्रमोटेड। किसी भी प्रकार के भेदभाव को न तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ना ही उसका समर्थन किया जाना चाहिए। तो ये इसका दूसरा यूज़ हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया है। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड, नकारात्मक सेंटेंस है तो शुड के बाद नॉट, उसके पश्चात बी, और बी शब्द का प्रयोग आप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में ही आपको करना है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो शुड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, और जो भी वर्ब है उसके पश्चात थर्ड फॉर्म में आएगी, बाकी के शब्द उसके पश्चात आएंगे यदि और भी शब्द हैं तो। तीसरा जो यूज़ है वो हैव के साथ होता है, शुड हैव जिसे हम बोलते हैं। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसके भी दो प्रयोग होते हैं। एक में शुड हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और एक में वर्ब आती है, दोनों हम देखते हैं। एवरीवन शुड हैव अ गुड डिक्शनरी। अब इसमें शुड हैव के बाद क्या आ रही है, कोई चीज़ आ रही है। डिक्शनरी क्या, कोई चीज़ है। हर व्यक्ति के पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं। सेकंड 9th नंबर का सेंटेंस उसमें क्या बोल रहे हैं, वी शुड हैव पेशेंस टू वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ आवर हार्ड वर्क। इसमें भी कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं। वी शुड हैव पेशेंस, हमें सब्र होना चाहिए, हमें
पेशेंस होना चाहिए, या जिसे आप कहते हैं धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ आवर हार्ड वर्क। जो हमने मेहनत की है, जो हमने परिश्रम किया है, उसके फल को देखने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा धीरज होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। तो किसी के पास कुछ होना चाहिए, जब ये बात कहनी होती है तब हम वहाँ पर शुड हैव शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्या चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसको हम हैव के बाद लगाते हैं। इसी संदर्भ में लास्ट एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट हैव इल विल फॉर एनीवन। किसी के लिए भी हमारे मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो नकारात्मक सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसमें शुड हैव के बीच में हम नॉट लगा लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, शुड सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, नकारात्मक सेंटेंस है तो शुड के बाद नॉट आएगा, इनके बाद हैव आएगा, और जो भी चीज़ होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए हम उस शब्द का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ देखिए 11वें नंबर का सेंटेंस, इसमें भी शुड हैव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वर्ब आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही है। यू शुड हैव कम टाइमली, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। तो अगर शुड हैव के बाद कोई चीज़ आ रही है तो मतलब पास में होना चाहिए, और अगर वर्ब आ रही है तो ये पास्ट की मीनिंग देगा, वो काम करना चाहिए था। जिस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये काम करना चाहिए था। यू शुड हैव कम टाइमली, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। वी शुड हैव प्लेड बेटर, हमें और बेहतर खेलना चाहिए था। हैव के बाद वर्ब जब भी आएगी थर्ड फॉर्म में आती है, इस बात को ध्यान में रखना है अपने को। ही शुड नॉट हैव मिसअंडरस्टूड मी, उसे मुझे गलत नहीं समझना चाहिए था। तो ये हो गया इसका दूसरा यूज़। इसका भी स्ट्रक्चर आपको दिया है, सब्जेक्ट प्लस शुड, नेगेटिव है तो उसका नॉट, फिर हैव, और उसका जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब के बाद आ जाएंगे। 14 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। इसमें हमने शुड हैव के साथ बीन शब्द का प्रयोग किया है। ये किस तरीके के अर्थ को प्रकट करता है वो भी देखते हैं। दे शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ देयर एग्जाम, उन्हें परीक्षा तिथि के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था। मतलब सूचित करने वाला व्यक्ति कोई और है, किसे सूचित किया जाना चाहिए था, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने हैव के बाद बीन शब्द का प्रयोग किया है। अगर यहाँ से आप बीन शब्द हटा देंगे तो इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर आप इसको बोलेंगे दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ देयर एग्जाम, तो इसका मतलब हो जाएगा दे जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बोल रहे हैं कि वो किसी और को सूचित करते। लेकिन बीन लगाने का मतलब ये कि दे जो है वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है, उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था, मतलब किसी और के द्वारा सूचित किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार का एक सेंटेंस 15 नंबर का है, वी शुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड, हमें रोका नहीं जाना चाहिए था, फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, किस चीज़ से? एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से। मतलब आपके पास आई कार्ड था, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी आपको रोक लिया गया, और उसके रिएक्शन के रूप में आप ये कह रहे हैं कि एज वी ऑलरेडी हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वी शुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब जिसने भी रोका हमें, उस व्यक्ति को हमें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोका नहीं जाना चाहिए था। तो किसी व्यक्ति को कोई काम, किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर कोई काम किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, जब ऐसी बात करनी होती तो पहले उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर शुड का, फिर नकारात्मक है तो नॉट का, उसके बाद हैव बीन का, और जो भी वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस लेसन में मैंने प्रयास किया कि शुड से संबंधित जो बहुत सारे यूज़ होते हैं उन सभी को मैं कवर करूं, ताकि हर प्रकार का कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, कुछ काम का लगा होगा। कोई आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं कुछ नई बात को लेके। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।